नमस्ते छात्रों, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम अ, हिंदी साहित्य में लोकप्रिय कहानीकार नासिरा शर्मा की कहानी सरहद के इस पार, इस कहानी पर समीक्षा करने जा रहे हैं। आइए हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाती है कि इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी के बाद उत्पन्न जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर लिखी गई है। देश का जब विभाजन हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम अर्थात कि धर्म के आधार पर भारत दो भागों में बंट गया था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया और शेष भारत हिंदू तथा विभिन्न धर्म के लोगों के लिए बनाया गया था। तो ऐसे समय में जो भारत में मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान की ओर जा रहे थे और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदू थे, वह भारत की ओर आ रहे थे। ऐसे क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हुई, धार्मिक हिंसा उत्पन्न हुई और देखते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। सांप्रदायिक हिंसा से जो भयानक नरसंहार हुआ, शहर के शहर, गांव के गांव जलाए जा रहे थे। गांव शहर में लूटपाट मची हुई थी, खून खराबा मचा हुआ था, लड़कियों और स्त्रियां का बलात्कार किए जा रहे थे, आगजनी, लूटपाट, भयानक मंजर था। यदि कोई गांव और शहर का दृश्य देखे तो गांव के ऊपर धुआं उठता हुआ, गांव जले हुए, शहर जले हुए आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का भयानक दृश्य, शरीर कटे हुए, किसी का हाथ किसी का पैर कटा है, शरीर जला हुआ है, गांव और शहर से बदबू आ रही है। एक भयानक दृश्य उस समय दिखाई दे रहा था। उस पृष्ठभूमि को लेकर देश विभाजन से उत्पन्न जो त्रासदी है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, उसे लेकर साहित्यकारों ने कहानी के माध्यम से इस भयानक स्थिति का, इस देश विभाजन की त्रासदी का चित्रण अपनी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यास, नाटकों के माध्यम से किया। केवल उन्होंने इस देश विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि तत्कालीन समय में हिंदू मुस्लिम जनता में मानवीय संवेदना को जगाने का काम किया। और यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम में एकता का संदेश देने का काम साहित्य ने किया। एकता लाने के लिए साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनमें बहुत सारे साहित्यकारों का नाम हम ले सकते हैं। अज्ञे है, भीष्म साहनी है, बहुत सारे साहित्यकार हैं जिसमें नासिरा शर्मा का नाम हम ले सकते हैं। जिस लाहौर देखा नहीं वो जमिया ही नहीं के लेखक हम देख सकते हैं। शरण शरण दाता आगे द्वारा लिखी गई कहानी हम यहाँ देख सकते हैं। तमस नामक उपन्यास हम यहाँ देख सकते हैं। सिक्का बदल गया नामक कहानी देख सकते हैं। ऐसे कई कहानियां, उपन्यास, नाटक लिखे गए जिसमें देश विभाजन की त्रासदी को व्यक्त करते हुए हिंदू मुस्लिम जनता में मानवीय संवेदना जगाने का काम इन साहित्यकारों ने किया था। यह कहानी भी इसी प्रकार की कहानी हमें दिखाई देती है। नासिरा शर्मा अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से वे राजनीति, समाज और संस्कृति को लेकर लिखते हैं। वास्तव में इनकी कहानियों में हमें अधिकतर यदि देखा जाए तो सामाजिक समस्या के विभिन्न पहलू दिखाई देती है और साथ ही हिंदू मुस्लिम धर्म में एकता का संदेश देने का काम इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया हुआ है। नासिरा शर्मा की ऐसी ही एक कहानी सरहद के इस पार है, अर्थात कि भारत। सरहद के उस पार अर्थात कि पाकिस्तान। जब देश का विभाजन हो गया था, देश विभाजन के बाद लोग इधर से उधर जा रहे थे, तब सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हुई। कहीं जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वहां मुस्लिमों पर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, काटे जा रहे थे, खून खराबा, बलात्कार हो रहा था। वहीं पर जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, स्त्रियों पर बलात्कार किए जा रहे थे, लूटपाट, आगजनी की जा रही थी। वो ऐसा ही कुछ दृश्य हम सरहद के इस पार नामक कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कहानी को समझने के लिए मैंने इसे 7 बिंदुओं में विभाजित किया है ताकि छात्र इस कहानी को आसान ढंग से समझ सके। कहानी को जिन बिंदुओं में मैंने विभाजित किया है, उसे
इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक है देश विभाजन की त्रासदी हम इसमें देखते हैं, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता देख सकते हैं। साथ ही इस कहानी में जिस पात्र का प्रयोग किया गया है, उन पात्रों के माध्यम से यहाँ पर देश के प्रति ईमानदारी की भावना का संदेश दिया गया है। मानवता का स्वर हमें इस कहानी में दिखाई देता है। देशभक्ति की भावना, रेहान और सूर्या की असफल प्रेम कहानी हम इसमें देख सकते हैं, और अंत में हम देखेंगे रेहान का चारित्रिक विश्लेषण। इस कहानी में लगभग 11-12 पात्र हमें दिखाई देते हैं, जिसमें प्रमुख पात्र है रेहान और सुरैया, और फिर अन्य जो पात्र हैं यहाँ पर अम्मा, दद्दा, शकूर चाचा, नरगिस जो रेहान की बहन है, सरस्वती, राम खिलावन, परवेज, असलम, शाहिद, नारायण जैसे पात्र हमें इसके भीतर दिखाई देते हैं। आइए हम एक-एक बिंदुओं के आधार पर इस कहानी का विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं। पहला है देश विभाजन की त्रासदी। जैसे कि मैंने कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ था, तो वह धर्म के आधार पर हुआ था। बैरिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की और पाकिस्तान का जन्म हुआ। और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब जैसे कि मैंने कहा था कि सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हुई, खून खराबा हो रहा था, मार-काट हो रही थी, एक दूसरे को जलाया जा रहा था, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग बन गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें देखिएगा उदाहरण इस प्रकार से है कि हिंदू-मुसलमान फसाद हुए, अभी 2 ही दिन गुज़रे थे। नासिरा शर्मा इस कहानी में इस जब उल्लेख करती है, तो हमें ये पंक्तियाँ यहाँ स्पष्ट बता देती है कि यह देश विभाजन के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हुई थी, उस सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाने वाली ये पंक्तियाँ हैं कि हिंदू मुसलमान फसाद हुए, अभी 2 ही दिन गुज़रे थे। ऐसे ही देखिएगा कि तत्कालीन समय में लूट-पाट तो मची हुई है, साथ ही खून-खराबा हो रहा है, ऐसे इसमें स्त्रियों पर बलात्कार भी हो रहे हैं। एक दृश्य इसी प्रकार का कहानी में देखने को मिलता है कि एक हिंदू लड़की है, उस हिंदू लड़की को 3 मुस्लिम लड़के पकड़ के लाते हैं। उसका उदाहरण यहाँ देखिएगा, लड़की हिंदू थी और कमसीन भी। कर्फ्यू लगने की आपाधापी में यह लोग उसे उठा लाए थे। ये वाक्य स्पष्ट कर देता है कि सांप्रदायिक जब हिंसा उत्पन्न हुई थी, तब तत्कालीन समय में स्त्रियों पर बलात्कार किए जा रहे थे, जबरदस्ती से उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किए जा रहे थे। साथ ही इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार सांप्रदायिक हिंसा में विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों, बम, गोलों का प्रयोग किया जा रहा था। कहानी में कल्लन मियाँ जो है बम अफ़ज़ल जो है वह बम बनाने का काम करता, लेकिन वो असफल होने के कारण उसका परिवार उस बम में उड़ जाता है। यहाँ देखिएगा, अम्मा कल्लन मियाँ चल बसे, अफ़ज़ल के बनाए बम फट गए, पुलिस उनके घर में है, कल्लन मियाँ की बीवी भी ज़ख्मी हुई है और अफ़ज़ल उसकी बेटियाँ छत की बल्लियों से लटक रही अफ़ज़ल उसकी बोटियाँ छत की बल्लियों से लटक रही है। देखिएगा, किस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा में बम बनाए जा रहे थे, उस हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था, उसका उल्लेख स्वयं नासिरा शर्मा इस कहानी के माध्यम से करती हुई नज़र आती है। और देश विभाजन की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो कहानी में स्वयं नासिरा शर्मा इस बात का उल्लेख करती है कि रेहान जिस लड़की से प्यार करता है, सुरैया से, शादी के बाद जो है वह पाकिस्तान जाने वाली है। अब देखिएगा यहाँ उल्लेख, सुरैया का विवाह पाकिस्तान में किसी बड़े अफ़सर से हो रहा था। इसलिए वह चुप रही थी कि शादी के बाद सरहद के पार निकल जाएगी। सरहद के इस पार किसी के दिल पर कौन-सी बिजली गिरेगी? वह इन सारे एहसासों से पूरी तरह से आज़ाद हो। ये पंक्तियाँ यहाँ स्पष्ट कर देती है कि देश का विभाजन हुआ और देश विभाजन की त्रासदी पर कहानी लिखी गई। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सुरैया की शादी होगी तो पाकिस्तान जाएगी, सरहद पार करके चली जाएगी। इस समय का दौर था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था और मुस्लिम लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। तो देश विभाजन की त्रासदी हम यहाँ देखते हैं कि दंगे फसाद हो रहे हैं, हत्या, खून, आगजनी की जा रही है। इसी का नतीजा है कि कहानी का जो मुख्य पात्र रेहान है, उसकी हत्या भी इसी में हो जाती है। कहानी में एक मुस्लिम पात्र है, एक लड़का है,
जिसकी हत्या कर दी जाती है। अर्थात ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सांप्रदायिक हिंसा में न जाने ऐसे रेहान कितने रेहान होंगे जिसकी हत्या इस सांप्रदायिक हिंसा में हो गई है। कितने लोग इसका फायदा उठाकर लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। बलात्कार हो रहा, आगजनी हो रही है, फसाद हो रहे हैं। देश विभाजन की त्रासदी एक भयानक त्रासदी के रूप में हमें तत्कालीन समय में देखने को मिलती है। उस समाज ने इसे जिया और भोगा था, उसकी संवेदना हम इस साहित्य के माध्यम से हम देख सकते हैं। मात्र हम उसे उस संवेदना को महसूस करने का काम आज कर सकते हैं। दूसरा बिंदु, जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता, यह कहानी हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने वाली है। देखिएगा कि यहाँ पर जो इस कहानी का पात्र है रेहान, रेहान नामक पात्र मुस्लिम पात्र है और ये सभी के साथ रहता है। ये हिंदू के साथ रहेगा, मुस्लिम दोस्तों के साथ रहता है, सिख के साथ रहेगा, ईसाई धर्म के साथ रहता है। सभी के साथ ये मिलजुल के रहता है। जब सरस्वती की इसने मुस्लिम लड़कों से जान बचाई, बलात्कार होने से बचाई, रक्षा की, तो सरस्वती ने इसे राखी बांधा और इसे तिलक लगाया। ये तिलक लगाने के लिए जाता है, राखी बंधवाने के लिए जाता है। यह गुरमीत के घर जाता है, डिसूजा के घर जाता है। इसको पंक्तियाँ देखिएगा, अजीब-अजीब उनके शौक है। कुछ दिन पहले राम खिला उनके घर से हाथ में राखी बंधवाए, माथे पर टीका लगवाए निकल रहे थे। अभी भी किसी डिसूजा या गुरमीत सिंह के यहाँ पड़े होंगे, सेकुलर इंडिया का जाम पिए। ये पंक्तियां यह स्पष्ट कर देती है कि रेहान एक सेकुलर पात्र है, धर्मनिरपेक्ष पात्र है, वह सामाजिक भेदभाव नहीं करता है, उसके सभी प्रकार के मित्र हैं। यह पंक्तियां हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने का काम करती है। रेहान का जिस प्रकार का चरित्र है, इस चरित्र का अध्ययन जब समाज में या पाठक में युवा वर्ग करता है, तो वह भी यह सोचता है कि हमें भी सबके साथ रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने का काम यह करती है। तो वहीं पर हम यह बात भी देखते हैं कि रेहान को जब नौकरी नहीं लगी, प्रेम में असफल हुआ है, तो छत पर खड़ा होकर कबीलू फेंकता हुआ है, जब हिंदुओं को गाली दे रहा है, उसकी मानसिक स्थिति डामाडोल हो गई है। असफल प्रेम और बेरोजगारी बेरोजगारी से उत्पन्न असफल प्रेम के कारण वो पागल सा हो जाता है और वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगता है, लेकिन हिंदू मोहल्ले में रहकर। जबकि वहां पर दो तीन ही घर मुस्लिम के हैं, सारा मोहल्ला हिंदुओं का है। सभी रेहान की स्थिति को जानते हैं। हिंदुओं के खिलाफ गाली देने के बावजूद भी लोग, स्त्रियां उसके घर में उसकी अम्मा को समझाने के लिए आते हैं कि हम रेहान को अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। देखिएगा, यहाँ पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, सिर्फ 3-4 घर मुसलमानों के। बहन जी परेशान ना हो, हम रेहान को हमेशा से जानते हैं, अपना लड़का है। सारे हिंदू रेहान को अपना लड़का मानते हैं। उसकी बातों की सब समझ रहे हैं, उसकी बातों की सब समझ रहे हैं, आप चिंता ना करें। अम्मा यह भयभीत है कि कहीं हिंदुओं के घर से कोई आएगा और उसे मार देगा, लेकिन सारे हिंदू रेहान से बचपन से प्यार करते, उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। यही कारण है कि वो अम्मा को उल्टा समझाने के लिए आए हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बेटे की मानसिक स्थिति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब कहानी में हिंदू मुस्लिम एकता का और एक संदेश हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब 3 मुस्लिम लड़के एक लड़की को मौके का फायदा उठाकर वो उठा लेकर आते हैं और उस पर बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इसमें रेहान, जो अब तक हमें कहानी में दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ गाली दे रहा है, ये बड़ी हिम्मत करके छत से कूद कर आता है और तीनों की पिटाई करते हुए उस लड़की की रक्षा करता है। केवल रक्षा ही नहीं करता, बल्कि छिपके से उसके पिता के घर, राम खिलावन के घर जाकर पहुंचा देता है, ताकि लड़की की बदनामी ना हो। यदि बदनामी होगी तो उसकी शादी ना हो गई। इतनी लंबी सोच रेहान यहाँ रखता हुआ नजर आता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने का काम ये पंक्तियां करती हुई दिखाई देती है। यहाँ जब वो तीनों लड़के, जब सरस्वती नामक लड़की को जब वो पकड़ के लाए हैं और उसके साथ बलात्कार करने वाले हैं, इस समय रेहान को गुस्सा आ रहा है और उसे वो गुस्से में सुनाता है, इस वक्त मेरे तन बदन में उतनी ही आग लगी है जितनी तुम्हारी बहन को किसी हिंदू के घर में इस हालत में देखकर लगती। तो ये
इस तरह से कहता हुआ उन तीनों की पिटाई करता है और कमरे में बंद करता है और उस लड़की को अर्थात कि सरस्वती को राम खिलावन के घर ले जाकर छोड़ता है। इस प्रकार का हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से यहाँ नासिरा शर्मा हमारे सम्मुख देते हुए नजर आती है। वहीं पर हम देखते हैं कि रेहन नामक पात्र को मुख्य पात्र बनाया गया है। तो यहाँ देश के प्रति ईमानदारी की भावना उसके द्वारा, उस पात्र के द्वारा बताई गई है। तो देखिएगा, देश के प्रति ईमानदारी की भावना हम यहाँ देखते हैं। वह असफल बेरोजगारी से उत्पन्न असफल प्रेम के कारण वह बरगला रहा है, हिंदुओं के खिलाफ गाली दे रहा है, लेकिन उसमें भी देश के प्रति ईमानदारी है। यदि हम गौर से देखते हैं, वो भले ही ये कह रहा है कि मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके, साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। यहाँ पर रेहान को इस बात का गुस्सा आ रहा है कि उसे पाकिस्तानी कहा जा रहा है। जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं। मेरे बाप दादा इसी धरती की आगोश में गड़े हैं। सबूत चाहिए तो जाकर देखो, हमारे कब्रिस्तान सब के सब मौजूद है। वहाँ खुद वह खुद गद्दार है और हम पर इल्जाम लगाते हैं। इस प्रकार की बात रेहान यहाँ करता हुआ नजर आता है। वह ये कह रहा है कि हम इसी देश से, हम इस धरती से हैं, हमें तुम पाकिस्तानी कैसे कह रहे हो। तो यहाँ देश के प्रति ईमानदारी उसमें है। यदि कोई पाकिस्तानी उसे कहता है तो इस बात का गुस्सा उससे आ रहा है। वो ये चाहता है कि उसे भारतीय कहे सब लोग, पाकिस्तानी कहने पर उसको गुस्सा आता है। तो यहाँ देश के प्रति ईमानदारी की भावना है। ऐसा ही एक वाक्य हमें दिखाई देता है जब नारायण नाम का पात्र उससे कहता है कि रहते हिंदुस्तान में मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के। इसको देखिएगा, आगे चलकर वाक्य देखिएगा। मारो कातिलों को, मारो मेरे कातिलों को, सब नामर्द अंदर बैठे हैं, कोई नहीं बाहर निकलता। यह मेरा वतन है, मेरा वतन, देखता हूं कौन मुझे जीने से रोकता है। हिम्मत है तो आओ निकलो, एक एक का सिर फोड़ दूंगा। कहानी में यहाँ रेहान के ये पात्र स्पष्ट करते हैं कि वो इस देश के प्रति ईमानदार है। स्पष्ट कह देना चाहता कि ये मेरा वतन है, कोई भी मुझे मेरे वतन से, मुझसे अलग नहीं कर सकता, मुझे कोई छीन नहीं सकता। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, यही मेरा देश है। इस देश के प्रति उसकी ईमानदारी की भावना को वहाँ अभिव्यक्त करता हुआ नजर आता है। आगे देखते हैं, ईमानदारी को लेकर हम देश के प्रति ईमानदारी को लेकर जब हम बात करते हैं तो रेहान का संपूर्ण कहानी में यह चरित्र देखने को मिलता है कि वह अपने देश के प्रति ईमानदारी की भावना को अभिव्यक्त करता हुआ नजर आता है। अगला वाला देखते हैं हम, मानवता का शोर, जहाँ पर रेहान का एक निर्भीक स्वरूप हमें उसका चरित्र दिखाई देता है। जब तीन लड़की, मुस्लिम लड़के जब लड़की को बंदी बना के लाते हैं और उस पर बलात्कार करने वाले हैं, तब ऐसे समय में उन तीनों लड़कों के साथ चुनौती स्वीकार करता है। उसमें मानवीयता है। तत्कालीन समय में जब सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हुई थी, देश विभाजन के बाद लड़कियों पर, स्त्रियों पर बलात्कार किए जा रहे थे, कोई रक्षा करने वाला नहीं था। ऐसे समय में स्वयं रेहान, जिसमें मानवीयता है, और अमानवीय जो मुस्लिम लड़के हैं, उस अमानवीय मुस्लिम लड़कों के खिलाफ यह मानवतावादी विचारधारा वाला लड़का बाहर आता है और उस लड़की की रक्षा उन तीन मुस्लिम लड़कों से, जो कट्टर विचारधारावादी है, जो अपने आप को कट्टर मानता है, जो अपने आप को धर्म के रहनुमा मानते हैं, इस तीनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जिसमें मानवता का स्वर दिखाई देता है। वो उनको कहता है कि सुझाई तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है दरिंदे। लड़की हिंदू थी और कमसीन भी। कर्फ्यू लगने की आपाधापी में ये लोग उसे उठा लाए थे। चुनौती देते हुए वो कहता है कि इस वक्त मेरे तन बदन में उतनी ही आग लगी है जितनी तुम्हारी बहन को किसी हिंदू के घर में इस हालत में देखकर लगती। अब इसी को लेकर उसकी बहन नरगिस कहती है कि हर एक से भिड़ने वाला निडर रेहान भैया, अम्मा जुल्म सहने वाला जालिम की हाथ और मजबूत करता है। ये पंक्तियां यहाँ स्पष्ट कर देती है कि वह निडर भी है और उसमें मानवीयता का शोर है, जो रक्षा करने के लिए वो अपनी दीवार को लांग कर जाकर उनसे भिड़ जाता है और उनकी पिटाई करके, उस लड़की की रक्षा करके उसे घर पे ले जाकर छोड़ता है। अगला वाला बिंदु देशभक्ति की भावना है। यहाँ इस कवि कहानी में हम रेहान में देशभक्ति की भावना दिखाई देगी। अर्थात कि यहाँ नासिरा शर्मा ये बताना चाहती है कि
सभी मुस्लिम इस कट्टर या सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे मुस्लिम जिस देशभक्त मुस्लिम हैं, जिसमें मानवता का स्वर भी हमें दिखाई देता है, और देश के विरोध में जो मुस्लिम काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आवाज़ उठाने का काम भी करते हैं। कहानी में एक शायर का उल्लेख किया गया है जो अपनी शायरी के माध्यम से पाकिस्तान बनने का समर्थन करता है, देश विभाजन की बात करता है। तब ऐसे समय में यहाँ रेहान इसका विरोध करता है, कतई इसका समर्थन नहीं करता हुआ नजर आता है। देखिएगा, इनकलाब शायर अंजीम जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, रेहान ने किताब के और पन्ने फाड़े और ढेर पर डाले। शोले लब के जो शायर दिलों को काटने की बात करते हैं, इंसानी रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, उनका अदब कोयला है जिसे छूकर हाथ काले होते हैं और दिमाग तारीख, समझे मियां परवेज। इस तरह से हम देखते हैं कि वह उस शायर की शायरी को जला देना चाहता है जो शायर देश विभाजन की बात करता है, दिलों को तोड़ने की बात करता है। रेहान यदि कट्टर होता तो कभी भी इसका समर्थन नहीं करता। रेहान में मानवता का शोर है, रेहान इस देश को अपना समझता है। यही कारण है कि देश के विरोध में जो शायर बोल रहा है, इस देश को तोड़ने की बात जो करता है, जो रिश्तों दिलों को तोड़ने की बात करता है, उस शायर की शायरी को जलाने की बात वो करता हुआ नजर आता है। देशभक्ति की भावनाओं को लेकर बहुत इसमें और भी बातें लिखी गई है, वो मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक अगला बिंदु जो है, रेहान सुरैया की असफल प्रेम कहानी। कहानी वो कहानी देश विभाजन की त्रासदी को लेकर लिखी गई। एक ऐसा परिवार जिस परिवार के एक लड़के, मुस्लिम परिवार के लड़के की हत्या कर दी गई। ये देश विभाजन की त्रासदी से उत्पन्न पीड़ा है, वेदना है, समस्या है, उसके प्रति संवेदनशील ढंग से यह कहानीकार लिखती है। लेकिन इसके साथ एक कहानी भी वो जोड़ते हुए चलती है, क्योंकि साहित्यकार जब साहित्य में कुछ लिखता है तो उसके साथ साहित्य कोई ना कोई कहानी उसके साथ बताना भी आवश्यक होता है। यहाँ रेहान और सुरैया की असफल प्रेम कहानी को बताया गया है। रेहान जब बीए में पढ़ाई कर रहा था तो सुरैया नामक लड़की से उससे प्यार हो जाता है। सुरैया सुंदर लड़की है। जब बीए पूरा कर लिया, एमए हुआ, और एमए करने के बाद 2-3 साल तक जब ये नौकरी ढूंढ रहा है, एमए फर्स्ट क्लास में रेहान ने पास की। अब तक घर वालों को ये बात पता नहीं चली। अब जैसे ही घर वालों को ये बात पता चली, रेहान शेख की बात जब सुरैया सैयद के घर पे पता चल जाती है। यहाँ पर देखिएगा कि जातिवाद भी दिखाई देता है। मुस्लिम धर्म में जातिवाद भी है कि सैयद अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और शेख अपने आप को उस मतलब शेखों को कम समझा जाता है भारत में। तो यहाँ वो कहता है कि सैयदों की लड़की शेखों के घर में नहीं दी जाएगी, भले ही मैं इसका सर धड़ से अलग क्यों ना कर दूं, गर्दन ना काट दूं। तो इस तरह की बात हमें दिखाई देती है। देखिएगा, रेहान ने फर्स्ट क्लास में एमए पास किया था, 5 साल से नौकरी की तलाश थी, पीएचडी से मन उछटा हुआ था। सुरैया से उसकी दोस्ती बीए में हुई थी। दोस्ती इश्क में बदली और फिर शादी के वायदे में। मगर जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सुरैया से साफ कह दिया कि सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी। खानदान भी छोटा, औसत लोग है, फिर 2 वर्ष से बेकार लड़का, लड़की का गला न घोट दे ऐसे घर में शादी करने से। तो यहाँ वो स्पष्ट कह देती है कि कह दिया जाता है कि सैयद की लड़की शेखों के घर में नहीं जाएगी, खानदान छोटा, औसत में लोग कम, और ये बेकार है, इससे अच्छा है कि मैं उसका गला घोट दूं। बहुत दिनों तक ये बात रेहान से छुपी रही, मगर जब सुरैया की मंगनी हो जाने के बाद उसके कान में पहुंची तो उसे एकाएक यकीन नहीं हुआ। परसों ही तो सुरैया से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने जरा भी जो इशारा किया होता, अपनी बेबसी पर वो बेकरार हुआ कि उसे पता तक नहीं चलने दिया। सुरैया ने ये इस बात को बताया तक नहीं है। इस बात का दुख रेहान को है। रेहान को ये यदि ये बात बता दी जाती सुरैया के द्वारा, तो यहाँ पर रेहान कोई ना कोई कदम जरूर उठाता, या फिर कोई और कदम उठा लेता या समझौता करता। लेकिन यहाँ पर सुरैया ने कुछ बताया ही नहीं है। किस प्रकार की वह मजबूरी को महसूस कर रहा है। यहाँ देखिएगा, बेकारी, इश्क में नाकामी और बेवफाई ने रेहान को दीवाना बना दिया। देखिए, इसे लेकर शकूर चाचा उसके संदर्भ में क्या कहते हैं। सुरैया सिर पर सवार है, हिम्मत है तो उसके बाप को गाली दे, उससे डरता है डरपोक।
सुरैया का विवाह पाकिस्तान में किसी बड़े ऑफिसर से हो रहा था, इसलिए वो चुप रही थी कि शादी के बाद सरहद के पार निकल जाएगी। सरहद के इस पार किसी के दिल पर कौन सी बिजली गिरेगी, वह इन सारे एहसासों से पूरी तरह से आज़ाद होगी। अब सुरैया ने यह सोच लिया था कि शादी हो जाएगी तो वो सरहद के पार चले जाएगी, और जब सरहद के पार चली जाएगी तो इसके सामने आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये सुरैया ने उस समय सोचा था कि पाकिस्तान के एक बड़े अफ़सर से सुरैया की मंगनी पक्की कर दी गई है, उससे शादी होने के बाद वो सरहद के पार जाने वाली है। अब इस बात का दुःख रेहान को है, और इस दुःख में, इस बेबसी में वो बरगलाता है, हिंदुओं के विरोध में बात करता है, बेरोज़गारी के विरोध में बात करता है, पागलपन उस पर सवार है। तो ऐसे समय में वह इस बात का भी उसे ये बात भी उसे चुभ रही है कि काश उसने एक मौका तो दिया होता। इसे लेकर वो कहता है कि काश एक बार उस बेवफा से मुलाकात हो जाती तो बताता कि नफ़रत में भी उतनी ही शिद्दत होती है जितनी इश्क में। अपने अल्फाजों से आग लगा दूंगा, उसके खामोश सरापे में सारी उम्र अंगारों पर लौटती रहेगी। मुझे बस एक मौका मिलना चाहिए। उस बेवफा ने एक बार अगर मौका दिया होता तो मैं कुछ ऐसा बोल देता कि जिंदगी भर वह अंगारों पर लौटती। ऐसी चुपती बात मैं कर देता। लेकिन एक दिन ये रेहान जब सरस्वती को बचाता है उस 3 मुस्लिम लड़कों से, पिटाई करता है, उसे कमरे में बंद करता है, तो जब रेहान उसके बाद 9 दिनों 8-9 दिनों तक घर पे नहीं आता है, और बाद में पता है उसकी लाश मिलती है, और उसके शरीर में जहाँ तहाँ उसके शरीर में चाकू भोंके गए हैं, सारे चाकू के निशान दिखाई दे रहे हैं। और जब हमें पता चलता है, उसकी लाश लाई जाती है, और भीड़ में एक बात खुसुर-फुसुर हो रही कि 3 लड़कों ने इसकी हत्या की है, तो सीधे-सीधे शक उन्हीं 3 लड़कों पर जाता है, जिन 3 लड़कों ने सरस्वती पर बलात्कार करने का प्रयास किया था, और रेहान ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस लड़की को बचाया, और उसको बदनामी से बचाते हुए उसे घर ले जाकर छोड़ा। इसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ा, और उसकी हत्या यहाँ पर हो गई। यहाँ वो किसी की रक्षा करते हुए उसकी हत्या हो जाती है। भीड़ में 3 लड़कों के बारे में कानाफूसी चल रही है। कुछ लोगों को उन्हीं पर शक है। कौन होंगे वह 3 लड़के? नरगिस सोचते-सोचते थक जाती। परवेज़ भाई, असलम भाई, शाहिद भाई, तीनों तो भैया के पास बैठे रो रहे हैं। ये भैया को क्यों मारेंगे? आगे देखिएगा, दद्दा सुरैया का गम इसे घून की तरह चाट गया है। घून तो गेहूं में लगता है, खलीकुन गेहूं पछोड़ते हुए शिकायत करती थी। यहाँ सुरैया मानो एक घून की तरह है। जिस प्रकार से घून गेहूं में लग जाता है कीड़ा, तो उसे एक पाउडर की तरह बना देता है, बुकना बना देता है, यानी वो पूरी तरह से काम से चला जाता है, अनुपयोगी बन जाता है। उसी प्रकार से सुरैया घून की तरह उसके दिमाग को चढ़ कर गई थी, और उसी ने ही मानो रेहान की हत्या कर दी है। नरगिस को याद आया, घून का चाटा, खोखला गेहूं का दाना, तो क्या सुरैया आपा घून थी? ऐसे कुछ सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए जाते हैं। असफल प्रेम की कहानी, बेरोजगारी से उत्पन्न असफल प्रेम की कहानी, जहाँ रेहान सुरैया से प्रेम करता है, और यहाँ हम देखते हैं कि बेरोजगारी के कारण, जातीय विषमता के कारण सैयद और शेख, सैयद अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और शेख को वो तुच्छ मानते हैं कि वो निचले दर्जे से विवाह नहीं करना चाहता, उससे अच्छा है कि उसकी गर्दन काट दे। इस तरह से पाकिस्तानी अफसर से विवाह करते हुए नजर आता है। इस बात का सदमा रेहान पर पड़ता है, और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि आगे चलकर रेहान की हत्या कर दी जाती है। देश विभाजन की त्रासदी में एक मुस्लिम परिवार की लड़की की हत्या हो गई है। इस तरह का एक दृश्य उसे कहानी में पिरोने का काम यहाँ हम देखते हैं कि नरगिस यहाँ नासिरा शर्मा एक कहानी में पिरोने का काम करते हुए संवेदनशील ढंग से पाठक के सम्मुख, हमारे सम्मुख रखने का काम करती है। अंतिम बिंदु हम यहाँ देखते हैं रेहान का चारित्रिक विश्लेषण। आपको इस तरह का प्रश्न या सवाल पूछा जा सकता है। तो रेहान के चारित्रिक विश्लेषण को लेकर हम इसमें 5 बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। आप इससे अधिक बिंदु बना सकते हैं। बेरोजगार, असफल प्रेमी, निडर, सेकुलर और देशभक्त। पहला बिंदु है कि बेरोजगार। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेहान बेरोजगार है। बीए, एमए फर्स्ट क्लास की पढ़ाई उसने की, और 5 सालों से वो नौकरी की तलाश में, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ वाक्य देखिएगा, रेहान ने फर्स्ट क्लास में एमए पास किया था, 5 साल से नौकरी की तलाश थी, पीएचडी से मन उछटा हुआ था। यहाँ ये वाक्य स्पष्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से रेहान बेरोजगारी का शिकार है, और एक उसकी बेरोजगारी का चित्रण हमें यह देखने को मिलता है।
चरित्र चित्रण का जब अध्ययन करते हैं, चारित्रिक विश्लेषण का, तो उसमें उसके चरित्र में बेरोजगारी का चरित्र हमें दिखाई देता है। दूसरा एक असफल प्रेमी का चरित्र दिखाई देगा कि वह रेहान सुरैया से प्रेम करता है, लेकिन सुरैया के घर जब पता चलता है तो बेरोजगारी के कारण और दूसरा जातीय विषमता के कारण, जाति भेद के कारण वह जो है सुरैया की शादी उसके पिता रेहान से ना करके पाकिस्तान के एक अधिकारी से करवा दिया जाता है। इसे लेकर देखिएगा, जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने सुरैया से साफ कह दिया कि सैयद की लड़की शेखों में नहीं जाएगी। इसका निडर चरित्र है कि हर किसी को भिड़ने के लिए तैयार है। 3 मुस्लिम लड़के जो है कि एक हिंदू लड़की को पकड़ के लाते और उस पर बलात्कार करने का प्रयास करते। यहाँ रेहान का एक निडर चरित्र देखने को मिलता है। वह किसी को भी बचाने के लिए जा सकता है, बिना ये सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगा देता है। दूसरों की रक्षा करने की भावना उसके भीतर दिखाई देती है। यहाँ सरस्वती को बचाने के लिए, एक हिंदू लड़की को बचाने के लिए वो मुस्लिम लड़कों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जो कट्टर सांप्रदायिक हिंसा वाले हैं, जिनकी मानसिकता ही ऐसी है कि बस हिंसा उत्पन्न की जाए, लूटपाट, हत्या की जाए, बलात्कार किए जाए। लेकिन यहाँ रेहान जैसा चरित्र, एक हीरो के जैसा चरित्र हमें दिखाई देता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए नजर आता है और सांप्रदायिक समन्वय की भावना को बताने का काम ये करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो उसकी रक्षा करता है। इसे लेकर उसकी बहन कहती है, नरगिस, हर एक से भिड़ने वाला निडर रेहान भैया, अम्मा जुल्म सहने वाला जालिम के हाथ और मजबूत करता है। सेकुलर चरित्र है, अर्थात कि वो सभी के साथ रहता है, वो किसी प्रकार की जाति भेद या धर्म भेद नहीं करता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के साथ रहता है। सरस्वती की जब जान बचाई थी तो सरस्वती के पास वो राखी बंधने के लिए जाता है और तिलक लगाने के लिए भी चला जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि कभी वो गुरमीत के घर जाता है तो कभी डिसूजा के घर जाता है। यहाँ देखिएगा कि कुछ दिन पहले राम खिलावन के घर में हाथ में राखी बंधवाए, माथी पर टीका लगवाए निकल रहे थे। अभी भी किसी डिसूजा या गुरमीत सिंह के यहाँ पड़े होंगे सेकुलर इंडिया का जाम पिए। यहाँ सेकुलर उसका चरित्र दिखाई देता है और वहीं पर उसका चरित्र देशभक्त के रूप में दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो शायर पाकिस्तान का समर्थन करता है, देश विभाजन की बात करता है, देश को तोड़ने की बात, दिलों को तोड़ने की बात करता है, तब रेहान को इस बात का गुस्सा आता है और इसका विरोध वो करता है। जो शायर दिलों को काटने की बात करते हैं, इंसानी रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं, उनका अदब कोयला है जिसे छूकर हाथ काले होते हैं और दिमाग तारीख, समझे मियां परवेज। इस तरह से उसमें देशभक्ति की भावना भी हमें देखने को मिलती है। रेहान का चारित्रिक विश्लेषण हम इस प्रकार से देखते हैं, जिसमें उसकी बेरोजगारी, असफल प्रेमी, निडर, सेकुलर और देशभक्त चरित्र को हम यहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद।